हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जियोपोल आईएएस में। और हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स की आंसर राइटिंग की एक सीरीज। और ये सीरीज में हम लोग 2024 का जो एथिक्स का पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले जो सेशंस आए हैं उसमें हम लोग ने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब ये 5वां क्वेश्चन है। ये भी एथिक्स के पेपर में एक 10 मार्कर के रूप में पूछा गया सेक्शन 1 में। तो ये जरूरी है जान लें कि हम लोग कितने मार्क्स अलॉटेड थे इसमें। और सेक्शन ए में पूछा गया था, ये था आपका पेपर। आप देखोगे तो थर्ड ए। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, तो ये भी तीसरे क्वेश्चन का एक पार्ट था। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहले ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन है किस बारे में, ये सिलेबस के किस जगह से पूछा गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इज कंटेक्चुअल। what was just a year back may turn out to be unjust in today's context. Changing context should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice. Examine the above statement with suitable examples. इसका मतलब यह है कि जो मीनिंग है जस्ट की और अनजस्ट की, हिंदी में बोले तो न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण, और थोड़ा सा और आम बोलचाल की भाषा में बोले तो क्या वाजिब है और क्या गैर वाजिब होता है, मतलब क्या जस्ट है क्या फेयर है, ये कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। और ये जो कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है, जो चीज आपको जस्ट या सही लगती थी आज से 1 साल पहले, हो सकता है वो आज की डेट में अनजस्ट हो गई हो, मतलब अनफेयर हो गई हो। और लास्ट में पूछा गया है कि जो कंटेक्स्ट चेंज होता रहता है उसको हम लोग को लगातार स्क्रूटनाइज करना चाहिए, ताकि जो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है उसको रोका जा सके। मिस कैरेज ऑफ जस्टिस का मतलब क्या? क्योंकि जो जस्टिस है वो कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए अगर आप कंटेक्स्ट को हटा के जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, या कंटेक्स्ट को हटा के क्या जस्टिस के अंदर क्या जस्ट है क्या फेयर है क्या सही है क्या गलत है, इसका अगर आप इवेल्युएशन करोगे तो वो गलत हो सकता है, वो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस की तरफ हो सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, उन्होंने पूछा गया है एग्जामिन द अबव स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, इन्होंने सीधे सीधे पूछा है कि इस स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना है विद सूटेबल एग्जांपल्स। अदरवाइज एथिक्स के पेपर में आपको एग्जांपल्स कोट करने पड़ते हैं अपने आंसर में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया है कि अपने आंसर, आप जो आंसर लिखोगे उसमें एग्जाम्पल्स तो आपको देने पड़ेंगे। तो चलिए, ये तो रहा क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग ये डिस्कस करते हैं। पहले आप ही लोग सोचिए कि जो जस्टिस की डेफिनेशन है आपकी नजर में, क्या वो एब्सोल्यूट है, क्या वो यूनिवर्सल है? क्या जो आज से 1000 साल पहले जस्ट था क्या वो आज भी जस्ट है? या फिर जो चीज को हम सही मानते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, क्या वो दुनिया के किसी और कोने में अनजस्ट हो सकता है? अगर आपको फील होता है कि ऐसा है, तो इसका मतलब आपकी नजर में जो जस्टिस है वो यूनिवर्सल है, एब्सोल्यूट है। जो सही है आज की डेट में सही है, वो 1000 साल पहले भी सही था, 500 साल पहले भी सही था, आगे आने वाले टाइम में भी सही रहेगा, और दुनिया के हर कोने में सही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो 1000 साल पहले सही था, क्या वो आज गलत हो सकता है? आप उसको गलत प्रूफ कर सकते हो? ऐसे कई प्रैक्टिसेस हैं आपकी नजर में, आपने सोचा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज से 1000 साल पहले दुनिया को सही लगती होंगी? अगर आप 1000 साल पहले, 2000 साल पहले अगर आप जीवित होते तो आपको वो चीज सही लगती। लेकिन आज की डेट में अगर आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा ये चीज तो बहुत ब्लंडर है, बिल्कुल गलत है, इट्स एब्सोल्यूट, मतलब इट्स एन एब्सोल्यूट वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब इट इज अ ग्रॉस वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आपको ऐसा फील होगा। तो ऐसी चीजें हैं। तो आप इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो आपकी नजर में कंटेक्चुअल है। कंटेक्चुअल का मतलब ये कि कंटेक्स्ट पे आधारित है। जस्टिस एब्सोल्यूट नहीं है, वो कंटेक्स्ट पे आधारित है। इसके तो ऐसा ही है एक्चुअल में, जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो लगातार इवॉल्व होता आया है। वो जस्टिस जिसको हम पहले कुछ और मानते थे, आज की डेट में कुछ और मानते हैं। मतलब जिसको हम सही मानते थे पहले, वो आज गलत प्रूव हो चुका है, या कई चीजें जिसको हम पहले गलत बोलते थे वो आज की डेट में सही मानी जाती हैं। जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉर तो आप हमेशा से ही लड़ते आए, देखते आए हो कि जो हिस्ट्री बाहरी पड़ी है, हिस्ट्री इज रिप्लीट विथ इंस्टेंस ऑफ वॉर। ह्यूमंस जब से आए हैं वो लगातार वॉरफेयर कर रहे हैं, वो तब से वॉर और कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए हैं। लेकिन पहले
क्या होता था, राजा का मन हुआ कि इनसे वॉर करनी है तो वॉर कर दी, तो उसको सही माना जाता था कि राजा के मन के अकॉर्डिंग वॉर चल रही है। राजा का मन है कि ये बगल वाला राजा अच्छा नहीं है तो हम इससे वॉर कर दें, तो वो वॉर लड़ ली जाती थी और पूरी प्रजा जो होती थी कभी भी उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती थी, उसको जस्ट माना जाता था। लेकिन आज की डेट में आपको लगता है जब डेमोक्रेसीज का टाइम है, रिपब्लिक्स का टाइम है, तो क्या जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो अपनी मर्जी से किसी के ऊपर वॉर कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो तभी वॉर जायज कहलाएगी या तभी वॉर जस्ट कहलाएगी जब नेशनल इंटरेस्ट या सिक्योरिटी इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, जो आप वर्ड सुनते हो आईआर में, उसके आधार पर वो लड़ी जा रही हो। इस जो तो ये जो चीज है, ये आपका जस्टिस को, जो कॉन्सेप्ट है जस्ट और अनजस्ट का, उसको कंटेक्सचुअल बनाती है। और ऐसी ही है, आप हिस्ट्री में चले जाओ, स्लेवरी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। स्लेवरी मतलब दासता, कि जो ये प्रैक्टिस होती थी, वेयर अदर ह्यूमन बींग्स वर बॉट एंड सोल्ड एज कमोडिटीज एंड दे आर मेड टू वर्क अंडर अदर ह्यूमन बींग एज एज अ पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। मतलब एक इंसान किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी के रूप में माना जाता था, और एक उसको हम लोग किसी वस्तु की तरह, किसी गुड्स की तरह, उसकी मार्केट लगती थी, वहां पे उसको बेच खरीद ये सब कर सकते थे। तो ये स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट था, ये पहले जस्ट था, ये जब से ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू है, जब से इंसान जंगल छोड़ के रहना शुरू किए हैं, तब से क्या कहते हैं स्लेवरी चल रही थी। लेकिन अल्टीमेटली ये आपके 19th सेंचुरी में जो अमेरिकन सिविल वॉर थी, वहां पे आके ये जो प्रैक्टिस थी ये खत्म हुई। और आज की डेट में अगर आप स्लेवरी को मांगोगे तो इट्स होली अनजस्ट। दुनिया की कोई भी कंट्री स्लेवरी को प्रैक्टिस नहीं करती है। गलती से अगर किसी ने प्रैक्टिस कर भी लिया, कोई सोच भी ले हेड ऑफ स्टेट, तो बाकी के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बाकी की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसको प्रेशराइज कर देंगे कि वो स्लेवरी को कभी भी अपने यहाँ लीगली इन्फोर्स ना करे। तो ये सब जो चीजें हैं, स्लेवरी जो है वो पहले सही थी, वो जस्ट था, वो जस्ट प्रैक्टिस थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, मेरे फादर ने किसी से पैसे उधार लिए हैं और उसको चुका नहीं पाए, तो जो उनका बेटा होएगा, जैसे मैं होऊंगा, तो मुझको उसका, जिसका पैसे लिए गए हो, उसका स्लेव बनना पड़ेगा। और इसको सोसाइटी जस्ट मानती थी, और मैं तब तक उसके अंडर वर्क करता रहूंगा जब तक, अनलेस एंड अनटिल आई पे ऑफ दैट डेट। तो वो चीज क्या कहते हैं आज की डेट में नहीं है। अगर आपने किसी से उधार आज की डेट में लिया और नहीं चुका पाते, तो आपको या आपकी फैमिली मेंबर में किसी को उसका स्लेव बनने की जरूरत नहीं है। तो स्लेवरी की प्रैक्टिस पहले जस्ट थी, आज की डेट में अनजस्ट है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, क्या सही था क्या गलत था, ठीक है, जो कि जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जस्ट और अनजस्ट का कॉन्सेप्ट है, उसको कंटेक्सचुअल बनाते हैं। तो चलिए, ये तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, इस आंसर राइटिंग को शुरू करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाने से पहले, कि क्वेश्चन मतलब आंसर का फॉर्मेट बनाने से पहले कि आंसर लिखा कैसे जाए, कैसे इंट्रोडक्शन होगा, कैसे कंक्लूजन होगा, कैसे उसका बॉडी होगी, उस सबसे बेटर है कि पहले हम कंटेंट ढूंढते हैं कि कंटेंट में लिखेंगे क्या। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है लिखने को, अगर आपको नहीं मालूम है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो आप कितनी भी बेटर स्ट्रक्चरिंग कर लो, कितनी भी बेटर फॉर्मेटिंग कर लो, आप क्या कहते हैं बेटर आंसर नहीं लिख पाओगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके लिए उसके पास कंटेंट होना चाहिए, कुछ लिखने का मैटर होना चाहिए। तो चलिए पहले जो उस मैटर को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, पहले उस मैटर को डिस्कस करते हैं, फिर जो मैटर हम लोग, जो कंटेंट हम लोग बनाएंगे, उसका हम लोग इन 2 पेजों में जो इसमें दिए जाते हैं या फिर अपने आंसर फॉर्मेट में उसको समेटने की कोशिश करेंगे। हाँ। तो ये जो बात थी कि जो जस्टिस है या जस्ट और अनजस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो कंटेक्सचुअल है, वो कंटेक्स्ट पे आधारित है, कंटेक्स्ट पे डिपेंडेंट है वो, ठीक है। तो ये कंटेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे जो कॉन्सेप्ट है ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट, ये वेरी करता रहता है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू contexts such as
अब यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं कौन कौन से कंटेक्स्ट है जिसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, जो टाइम के अकॉर्डिंग कंटेक्स्ट वेरी करता है उसको हम लोग हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मान लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया स्लेवरी। स्लेवरी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आप हिस्ट्री में जाओगे तो पहले आप वो जस्ट था, आज की डेट में अनजस्ट है। इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा स्लेव डायनेस्टी। स्लेव्स खरीदे बेचे जाते थे, उनको मिलिट्री का जनरल बनाया जाते थे एंड दे लेटर वेंट ऑन टू बिकम सुल्तान्स, किंग्स। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब आपने देखे, ये सारे स्लेव्स थे जो लेटर बाद के टाइम में मिलिट्री जनरल्स बने और मिलिट्री जनरल से सुल्तान्स बने। तो वो स्लेवरी थी, अनजस्ट भी थी, लेकिन एज अ प्रैक्टिस भाई पब्लिक मानती थी, और क्या कहते हैं उन स्लेव्स को एज अ सुल्तान भी बनाया गया और लोगों ने माना भी। लेकिन आज की डेट में स्लेवरी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो किसी भी तरह से। जो अगर आप किसी भी इंसान को आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो एज कमोडिटी, एज अ गुड, ठीक है, तो वो गलत है, वो गलत है। इट्स अ ग्रॉस वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो ह्यूमन राइट्स, क्योंकि इंसान की एक अपना एक इंपॉर्टेंस होती है, अपना एक महत्व होता है। जो इंसान होता है, एनी ह्यूमन बीइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू, इज नॉट इक्वल टू गुड्स। ठीक है, उसको हम लोग गुड्स की तरह नहीं बेच सकते हैं। तो स्लेवरी आपने देखा होगा, सबसे बड़ा एग्जांपल हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में, क्या जस्ट था क्या नहीं, और आज की डेट में अनजस्ट हो गया। स्लेवरी पहले ये जस्ट था, बट नाउ अनजस्ट है। उसके अलावा अनटचेबिलिटी, आप इंडिया के कंटेक्स्ट में आओ तो आप देखोगे पहले अनटचेबिलिटी इवन कास्ट सिस्टम जस्टिफाइड ठहराया गया था बाय वेरियस रिलीजियस स्क्रिप्चर सच एस मनुस्मृति, कि जो लोअर कास्ट है उससे आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका उसके साथ खाना नहीं खा सकते हो, उसकी छाया भी आप पे नहीं पड़नी चाहिए। ऑल काइंड ऑफ इंटरमिंगलिंग एंड ऑल काइंड ऑफ इंटर डाइनिंग, इंटर मैरिज वगैरह, ये सब दे वर टोटली प्रोहिबिटेड। और इफ एनी लोअर कास्ट पर्सन यूज टू इन्वॉल्व इन दिस इंटरमिंगलिंग विद हायर कास्ट पीपल्स, तब क्या होता था, उसको पनिशमेंट मिलती मिलती थी, जो कि रिलीजियस स्क्रिप्चर जैसे मनुस्मृति में डिस्क्राइब है, मनुस्मृति में बता रखा है। तो ये क्या कहते हैं, अनटचेबिलिटी क्या थी, ये पहले जस्ट थी, लेकिन टाइम के साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको अनजस्ट डिक्लेयर कर दिया गया कि इट इज अ इट इज अ अनजस्ट प्रैक्टिस, इट इज अ प्रैक्टिस विच इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अगर आपने पॉलिटी में देखा होगा कि आपका जो आर्टिकल 17 है वो क्या है, ये प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, की आपकी इंडिपेंडेंट इंडिया में आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। अनटचेबिलिटी, छुआछूत को प्रैक्टिस करोगे तो देयर इज अ पनिशमेंट फॉर इट, यू आर लाइबल टू बी पनिश्ड फॉर प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। तो ये सब चीजें क्या कहते हैं, पहले ये अनजस्ट था, पहले ये जस्ट था, अब ये अनजस्ट है, जस्ट लाइक स्लेवरी। दूसरा, आप हिस्ट्री में जाओगे तो एक प्रैक्टिस सती, सती भी पहले, अर्लियर इट इज यूज टू बी प्रैक्टिस एज अ रिलीजियस ड्यूटी। सती क्या होता था, जिस वुमेन के, जिस लेडी के हस्बैंड मर जाते थे, शी यूज टू बी बर्न हरसेल्फ अलाइव ऑन द फायर ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की चिता पे उसको जलना पड़ता था एज अ रिलीजियस एंड एज अ मॉरल ड्यूटी ऑफ फॉर बीइंग अ पायस वाइफ, कि पतिव्रता स्त्री के रूप में उसको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता था कि मुझे भी क्या कहते हैं जलना पड़ेगा, मुझे भी। अब क्योंकि किसी पहले के टाइम पे क्या होता था, किसी भी औरत के जीने का कारण, ये जी जो उसका पूरा एग्जिस्टेंस होता था, इट रिवॉल्व्स अराउंड हर हस्बैंड। और जब उसका हस्बैंड ही नहीं रहा तो उसको मतलब शी हैज टू लीव दिस अर्थ, तो उसको क्या कहते हैं छोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए बेटर, अदरवाइज लाइफ ऑन दिस अर्थ वुड बी बिकम हेलिश फॉर हर। तो ये सब चीजें क्या कहते हैं उसको कंपेल करती थी, और वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी मानती थी, वो जो वुमेन होती थी वो इंटरनलाइज करती थी कि मुझे क्या कहते हैं जब मेरा हस्बैंड
की डेथ होगी, तो मुझे भी क्या कहते हैं उसके साथ ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। तो जब वो ऐसा सोचती थी तो सोसाइटी भी यही सही मानती थी, रिलीजियस डॉक्ट्रिन या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी इसको ही बोलते थे। तो ये जो चीज थी, सती जो थी वो पहले अर्लियर इट यूज्ड टू बी कंसिडर एज अ रिलीजियस ड्यूटी फॉर बीइंग अ पायस वाइफ। हाँ, रिलीजियस ड्यूटी, और जिस चीज को आप रिलीजियस ड्यूटी मानोगे अपनी, जो आपके धर्म के आधार पे क्या कहते हैं आपका कर्तव्य है, वो क्या होएगा, वो तो जस्ट होएगा। तो ये जस्ट प्रैक्टिस थी, ये जस्ट एक प्रथा थी। आज की डेट में कोई करके देखे तो ये क्या है, इट्स अ क्राइम। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बदला, टाइम बदला, और जो पहले चीजें जस्ट हुआ करती थी वो आज की डेट में धीमे धीमे अनजस्ट हो गई। तो इससे भी पता लग रहा है कि जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ये आपका टाइम डिपेंडेंट है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो एक कंटेक्स्ट होता है, अगर कंटेक्स्ट टाइम चेंज हो रहा है तो भी जस्टिस का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, दे यूज टू बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एक ये कल्चर है, दूसरा ये कल्चर है, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। और जब दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो क्या होएगा, दो कुछ इस कल्चर की वैल्यूज होंगी, ये यहाँ पे जस्टिस का कॉन्सेप्ट अलग होएगा और यहाँ पे जस्टिस का कॉन्सेप्ट अलग होएगा। तो जो एक सोसाइटी में जस्ट माना जाता है वो दूसरी सोसाइटी में अनजस्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी क्या होती है, मृत्युदंड, मौत की सजा। बहुत हीनियस क्राइम्स पे मिलती है, जैसे मर्डर हो गया या रेप विथ मर्डर हो गया, ठीक है। या फिर अब ऐसे ही क्या कहते हैं इंडिया में आप नारकोटिक्स की ट्रैफिकिंग पे भी मिलती है। तो ये सब जो चीजें हैं आपके रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इंडिया की डॉक्ट्रिन में मिलती है डेथ पेनल्टी। लेकिन आप चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, इनफैक्ट इंडिया, यूएस, यहां पे डेथ पेनल्टी कुछ क्राइम्स के लिए एप्लीकेबल है। इफ यू कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम, स्पेशली मर्डर एंड इस टाइप की हीनियस क्राइम, देन यू वुड बी लाइबल टू गेट डेथ पेनल्टी, यू वुड बी लाइबल टू गेट कैपिटल पनिशमेंट। तो ये जो डेथ पेनल्टी है, कुछ कल्चर्स में इसको सही माना जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, रिट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब ऐसा जस्टिस जो कि बदले की भावना से लिया गया है। तो इट इज अ जस्ट फॉर्म ऑफ रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब रेस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एक कॉन्सेप्ट के आधार पे मानोगे, बदले ऐसा जस्टिस जो कि बदले की भावना से लिया गया है, कि आपने किसी का मर्डर किया तो बदले में आपको भी अपनी जान देनी पड़ेगी। तो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस के पर्सपेक्टिव से ये जस्ट माना जाता है। अभी रिसेंटली आपने केस सुना होगा निमिषा प्रिया का, एक इंडियन नर्स जिनको येमेन में मौत की सजा दी गई, क्योंकि सजा सुनाई गई थी क्योंकि उन्होंने एक मर्डर कमिट किया था। वो करंट अफेयर्स है, वो आपकी अलग चीज है, लेकिन वहां पे इस चीज को जस्ट मानते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया में भी क्या कहते हैं रेयर ऑफ द रेयर केस में बहुत हीनियस क्राइम कर दिया है तो फिर उसके लिए आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। तो उसका कारण यही है, हम लोग क्योंकि एज अ कल्चर क्या कहते हैं, एज अ सोसाइटी हम एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ क्राइम्स ऐसे हैं कि जो किसी आदमी ने कमिट किए हैं, देन दैट पर्सन इज इंटाइटल, दैट इज एलिजिबल टू गेट दैट पेनल्टी इन रिटर्न, कि उसको बदले में अब मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। वही प्रॉपर काइंड ऑफ जस्टिस होएगा। लेकिन अगर आप यूरोप में चले जाएं, यूरोपियन यूनियन, खासकर नॉर्डिक कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, वैसे तो यूरोप, पूरे यूरोपियन यूनियन में ये कि वहां पे डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दी गई है। अब वहां पे किसी भी क्राइम के लिए कितना भी हीनियस हो, डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है। तो डेथ पेनल्टी जो कि जस्ट फॉर्म ऑफ रिट्रीब्यूटिव जस्टिस है इन कंट्रीज सच एज चाइना, सऊदी अरेबिया,
नॉर्थ कोरिया, इवन इंडिया। नॉर्थ कोरिया में आपने सुना ही होगा कि किम जॉन उन को जो पसंद नहीं आते उनको भी डेथ पेनल्टी मिल जाती है। तो वहां की सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और ये दिया जाता है। लेकिन इन नॉर्डिक कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ अनजस्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस और इसको अप्लाई नहीं किया जाता है। वहां पे जस्टिस का दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है रेस्टोरेटिव जस्टिस। ठीक है, कि मतलब किसी ने सजा दी है, उसको भुगतना पड़ेगा वो चीज, लेकिन वो सुधर जाएगा। ठीक है, तो वो उसको वहां पे बदले की भावना से जस्टिस नहीं दिया जाता है, वहां पे क्या कहते हैं, रिस्टोरेटिव काइंड ऑफ जस्टिस दिया जाता है। तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है वो कंसिडर करती हैं डेथ पेनल्टी एज अनजस्ट। उसके अलावा आपने और भी एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे कुछ कंट्रीज में, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज में, थियोक्रेटिक कंट्रीज में, इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, स्पेशली इन इस्लामिक कंट्रीज, ये मिडिल ईस्ट और इवन आपके पाकिस्तान वगैरह, यहाँ पे क्या है, एक आपने कानून सुना होगा या फिर एक आपने सुना होगा एक टाइप की पनिशमेंट जिसको बोला जाता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होती है? अगर आप गॉड को क्रिटिसाइज कर दो या गॉड के एग्जिस्टेंस को ना मानो, या गॉड के बारे में आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो विच स्कैंडलाइजेस गॉड्स एग्जिस्टेंस या विच स्कैंडलाइजेस गॉड्स अथॉरिटी, तो आपको ब्लास्फेमी के बदले में भी डेथ पेनल्टी मिलती है। लेकिन आप इंडियन सिनेरियो में या फिर लिबरल डेमोक्रेसीज जो होती हैं, वहां पे आपको ये ब्लास्फेमी सुनने को नहीं मिलेगा। इंडिया में भी क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी की जो सजा है वो केवल कुछ ईयर्स का पनिशमेंट है। लेकिन यहाँ पे ब्लास्फेमी सोसाइटी मानती है। आपने सुना होगा पाकिस्तान में किसी ने ब्लास्फेमी की, जज और कोर्ट तक तो गया ही नहीं, वो उसको पब्लिक ने ऐसे ही पीट के मार डाला, क्योंकि वहां पे सोसाइटी क्या मानती है कि जो ब्लास्फेमी करेगा उसको मतलब मौत की सजा मिलनी चाहिए, वो मरना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, ये ये कल्चरल कंटेक्स्ट है कि कुछ कंट्रीज में ये चीजें सही मानी जा रही हैं, जस्ट मानी जा रही हैं, और कुछ कंट्रीज में, स्पेशली लिबरल डेमोक्रेसी जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, ये चीजें अनजस्ट मानी जाती हैं। ब्लास्फेमी लॉस वगैरह अनजस्ट माने जाते हैं। लिबरल डेमोक्रेसीज कंसिडर इट टू बी अनजस्ट। तो टाइम के साथ जस्ट और अनजस्ट का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। कल्चर के अकॉर्डिंग भी क्या कहते हैं, जस्ट और अनजस्ट का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। उसके अलावा भी कई चीजें हैं जब जस्टिस का कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है, जैसे सिचुएशनल कंटेक्स्ट। सिचुएशन के हिसाब से भी सही और गलत, जस्ट और अनजस्ट का कॉन्सेप्ट चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसको इमैनुअल कांत ने दिया था। इमैनुअल कांत ने बोला था कि मान लीजिए आप घर पे हैं और आपके का दोस्त भागता हुआ आए और आपके घर पे छुप जाए। अब बोले कि मुझे पूछने जो भी आएगा मना कर देना कि मैं यहाँ पे नहीं आया हूं। फिर पीछे से एक आदमी आता है जिसके हाथ में बड़ी सी नाइफ होती है और वो आपके दोस्त को पूछता हुआ आता है कि आप किया ये इस पर्टिकुलर नाम का आदमी को आया है, और आप जो हो आप झूठ बोलने को गलत मानते हो। ठीक है, आप मानते हो कि झूठ बोलना पाप है। लेकिन चूंकि अगर आपने अब नाम बताया कि आपका फ्रेंड यहीं पे छुपा है, तो क्या होएगा, वो आदमी आपके फ्रेंड को मार देगा। तो इस कंडीशन में आप झूठ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो इस कंडीशन में पहले आप क्या कहते हैं, झूठ बोलने को क्या समझ रहे थे कि अनजस्ट है, लेकिन इस कंडीशन में आप बोलोगे कि जस्ट है। ठीक है, मैं झूठ बोल लूंगा, मेरे लिए ये सही चीज है ताकि मेरे दोस्त की जान बच जाए। लेकिन आपको बाद में पता लगा कि आपका दोस्त जो है वो उस आदमी के घर में कोई मर्डर करके आया और बदले में वो आदमी ढूंढता हुआ आपके दोस्त को आया है। तो इसका
अब सही बोलो, अब आप बताओगे कि नहीं बताओगे कि आपका दोस्त आपके घर में छुपा है कि नहीं? तो यहाँ पे हो सकता है आप बता दो, आपको लगेगा कि ये तो गलत काम करके आया, मैं इसको क्यों बचाऊं, ये तो ऑलरेडी मर्डर करके आया, मैं इसको क्यों बचाऊं? तो आप उसका बता दोगे कि भाई यहीं पे छुपे हैं पलंग के नीचे। तो ये आप देखिए कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जस्ट का और अनजस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो रहा है। आप अपनी लाइफ, हम लोग खुद देखते हैं, जैसे कोई आदमी ट्रैफिक लाइट को जंप कर रहा है, तो ट्रैफिक लाइट को जंप करना क्या होता है? गलत होता है। लेकिन आपको पता लगे कि इसको भाई हॉस्पिटल जाना है, इसकी मदर बहुत बीमार है और मेडिसिन डिलीवर करने जा रहा है, तो आपको लगेगा कि भाई सही काम कर रहा है ट्रैफिक लाइट पे, क्योंकि वहां पे जो 2 मिनट का ड्यूरेशन होता है रुकने का, वो उसकी मदर के लिए, उसके फैमिली मेंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट है, ये भी क्या कहते हैं, डिटरमाइन करता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो एग्जाम्पल सारे मैंने दिए हैं, ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके उसमें, जैसे एक और एग्जाम्पल, टेकिंग फूड विदाउट पेइंग मनी, मतलब आप बिना पैसे दिए कहीं से खाना उठा ले रहे हो, तो ये गलत है कि सही है? ये गलत है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंपल्शन कर रहे हो, आउट ऑफ स्टारवेशन कर रहे हो, भूख से मरने वाले हो, पैसे हैं नहीं जेब में, और जिंदा रहने के लिए कुछ खाना है, तो आप उठा के जब खाओगे तो वो आप अपनी नजर में जस्ट काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो। तो यहां पे भी देखिए कि जस्ट और अनजस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लॉर्ड पेइंग मनी इज अनजस्ट। लेकिन अगर ये स्टारवेशन की कंडीशन में किया जाता है, इफ डन अंडर कंडीशन ऑफ स्टारवेशन, तब यही काम, सेम काम आपका जस्ट हो जाता है, देन इट बिकम्स जस्ट। काम वही है। एक केस में आप झूठ बोलना, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है गलत हो रहा है डिटरमाइन हो रहा है। नॉर्मली बोलोगे तो गलत है, दोस्त की जान बचाने के लिए बोलोगे तो गलत है, अगर दोस्त खुद मर्डर कोई करके आया है तब उस बोलोगे तो भी वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर खाना आप किसी के मतलब बिना पैसे दिए कहीं से खाना उठा के खा रहे हो तो वो गलत है, चीटिंग है, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल मरने के कगार पे हो, स्टारवेशन के कगार पे हो, स्टार्व होने वाले हो, और उस समय क्या कहते हैं अगर आप खाना उठा के खा रहे हो तो वो जस्ट हो जाएगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी सही और गलत चेंज होता रहता है। क्या एक्शन, क्या जो बिहेवियर आपका वो जस्ट होएगा, फेयर होएगा, सही होएगा, वो सिचुएशन भी डिटरमाइन करती है। तो हमने देखा अब 3 चीजें ऐसी हो गई हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, दूसरा कल्चरल कंटेक्स्ट कि किस कल्चर में आप हो। कुछ ऐसी जगह, कुछ कल्चर्स में क्या कहते हैं कुछ चीजें सही होती हैं, सेम चीज अलग अदर कल्चर्स में गलत होती हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी सही और गलत बदलता रहता है। फिर उसके अलावा एक और भी चीज आप कंसिडर कर सकते हो, वो है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, कि आपकी खुद की क्या वैल्यूज हैं। हर आदमी की अलग वैल्यूज होती हैं, हर आदमी का सही और गलत का कॉन्सेप्ट भी अलग होता है। हर आदमी जस्टिस को अपनी तरह से देखता है। तो वो भी क्या कहते हैं एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक क्राइटेरिया है जो बताता है कि जस्टिस जो है वो कंटेक्चुअल है, वो चेंज होता रहता है। एक मेरे लिए ये चीज सही है, किसी और चीज, किसी और के लिए ये चीज गलत हो सकती है। जैसे इसका एग्जाम्पल, एक केस आपने बहुत पहले सुना होगा, एडवर्ड स्नोडेन। ये नाम नहीं सुना है तो सुन लीजिए, एथिक्स में एज एग्जाम्पल बहुत कोट किया जाता है। ये एक मिलिट्री ऑफिसर थे, एक सर्वेलेंस ऑफिसर थे। इनका काम था कि यूएस गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स पे सर्वेलेंस रखती थी, डिजिटल सर्वेलेंस रखती थी, देखती थी कि हर सिटीजन, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन उन्होंने कवर कर रखी थी, कौन अपने फोन से किसको कॉल करता है और कौन अपने फोन से किसको व्हाट्सअप करता है, चैट में क्या लिखता है क्या नहीं लिखता है, इस तरह की सारी चीजें, इस तरह का सारा डिजिटल सर्वेलेंस, बड़ी बड़ी चीजें, अमेजन पे क्या खरीदता है क्या नहीं खरीदता है, ये सारी चीजें क्या कहते हैं, इसका डेटा अमेरिकन गवर्नमेंट अपने पास बटोरती थी,
तो ये जो प्रोजेक्ट था उनका, उसका पार्ट थे एडवर्ड स्नोडेन। एडवर्ड स्नोडेन को लगा कि ये जो मेरी गवर्नमेंट कर रही है ये गलत काम है, ठीक है, उनको लगा कि इट इज अनजस्ट। तो उन्होंने क्या किया, विसल ब्लोइंग कर दी, मीडिया में बता दिया कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, इट इज वॉलेटिंग द राइट टू प्राइवेसी एंड राइट अदर काइंड ऑफ राइट्स ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स। तो इन्होंने विसल ब्लोइंग कर दी। तो इनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट कर रही थी वो अनजस्ट था। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने विसल ब्लोइंग करी, तो इनको अमेरिकन गवर्नमेंट ने पकड़ के सजा सुना दी। अल्टीमेटली किसी तरह से ये बचते बचाते भागे और इस समय रशिया में असाइलम लेके रह रहे हैं। इनके जो खुद के कलीग्स थे, इन्होंने इनके खिलाफ बयान दिए कि इन्होंने क्या कहते हैं गलत किया। तो कलीग्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट, इनके सुपीरियर्स के अकॉर्डिंग, अमेरिकन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, इन्होंने जो किया था वो बहुत गलत था, क्योंकि इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। तो वो क्या कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग गलत था, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने किया था वो सही किया था, ठीक है। ही फॉलोज हिज वॉइस ऑफ कॉन्साइंस। तो जिसकी वजह से उन्होंने विसल, उनको लगा कि ये चीज गलत है, ठीक है, कि मुझे क्या कहते हैं मुझसे गलत काम करवाया जा रहा है। तो इन्होंने विसल ब्लो कर दिया और अल्टीमेटली इन्होंने, तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव भी डिटरमाइन करता है कि क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है। तो इट इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट। इसके अलावा एक और भी क्राइटेरिया या कंटेक्स्ट होता है, जो होता है पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। हु इज इन पावर। आपने खुद देखा होगा कि गवर्नमेंट्स जब आती हैं जाती हैं, पिछली गवर्नमेंट किसी चीज को सही मानती थी, ये वाली गवर्नमेंट उस चीज को गलत मानती, पिछली वाली गवर्नमेंट किसी चीज को गलत मानती थी, ये वाली गवर्नमेंट उसी सेम चीज को सही मानती है। तो ऐसा भी होता है, हु इज इन पावर, उसके अकॉर्डिंग सही और गलत का चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया में 1991 से पहले रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, तो उस समय सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स चलते थे। तो उस समय पब्लिक सेक्टर को क्या कहते हैं ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता था। तो अगर उस समय आप गलती से भी क्या कहते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड बाहर से ले आओ विदाउट पेइंग ड्यूटी, ठीक है, या फिर आप कुछ एक्सेस ले आओ, उस समय कई टाइप के लॉज भी बने थे, फॉरेन एक्सचेंज कंजर्वेशन लॉस, कि आप क्या कहते हैं कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हो रहा है, तो आपको पनिश किया जाता था। ये सिविल ऑफेंस है, लेकिन इसको एज अ क्रिमिनल ऑफेंस के ट्रीट करके इसमें जेल वगैरह भी हो जाती थी। तो ये सब चीजें जो है कि कौन पावर में है, उसके अकॉर्डिंगली सही और गलत का चेंज हो जाता है। कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट अगर बन गई, जैसे अमेरिका है, तो वहां पे क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को ही बढ़ावा दिया जाएगा, वो कुछ वहां पब्लिक सेक्टर कुछ है ही नहीं, तो इस तरह के लॉज भी नहीं बनेंगे वहां पे। तो ये जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है कि हु इज इन पावर, सोशलिस्ट कंट्रीज सही, उनके लिए सही अलग होता है, जस्टिस अलग होता है, और कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स के लिए अलग होता है। तो ये दोनों के लिए, मतलब दो जो टाइप की गवर्नमेंट्स है जो इस समय एग्जिस्टिंग है, अगर आप पहले के टाइम पे चले, हु इज इन पावर में सब कुछ आता है, मतलब पहले के टाइम पे चलो तो किंग, किंग ने जो बोल दिया, ठीक है, वही सही है, और किंग के खिलाफ कोई जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में ऐसा है क्या? आज की डेट में तो जो किंग्स, आधे तो किंग्स चले खत्म हो चुके हैं, जो मोनार्कीज बची हैं वो भी कौन सी हैं, वो आपकी नॉमिनल मोनार्कीज हैं। वहां पे किंग एक टिटुलर हेड है, वो जो बोलेगा वो क्या कहते हैं पत्थर की लकीर नहीं है। किंग इज नॉट अ फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस, और किंग इवन इज नॉट अ फाउंटेन हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो किंग के बस खाली एक स्टैंप पेपर है, मतलब एक स्टैंप है वो। तो यही क्या कहते हैं, ये भी आप देखोगे तो पॉलिटिकल कंटेस्ट के अकॉर्डिंग भी क्या सही है क्या गलत है, ये चेंज होता रहता है। तो ये कई कंटेक्स्ट हैं जिसमें हमने डिस्कस कर लिए। हालांकि आप इसमें और भी जोड़ सकते हो, और भी कुछ सोच सको कि सही और गलत की डेफिनेशन, जस्ट और अनजस्ट की डेफिनेशन कैसे चेंज होती है कंटेक्स्ट अकॉर्डिंग। तो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे कंटेक्चुअल, तो ये जो वर्ड है आप इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हो। हालांकि अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना ऐड करो, कितना लिखोगे, 2 पन्ने मिलते हैं, ठीक है, तो 5 जो चीजें मैंने बता दी उतनी बहुत है। एग्जाम्पल्स आप डालोगे तो उससे अच्छा खासा कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है कि चेंजिंग कंटेक्स्ट शुड बी कॉन्स्टेंटली
under scrutiny to prevent miscarriage of justice. Examine the above statement with suitable examples. तो ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कह रहा है कि अगर क्या कहते हैं, चूंकि जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, क्या सही है क्या गलत है, ये कंटेक्स्ट अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग को कंटेक्स्ट को क्या कहते हैं हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज क्या होएगा, किसी सही आदमी के साथ गलत हो सकता है। कंटेक्स्ट को ध्यान में नहीं रखोगे तो देन देयर वुड बी अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। किसी आदमी को सजा नहीं मिलनी थी और उस बेचारे को सजा मिल जाएगी, क्योंकि कंटेक्स्ट क्या कहते हैं आपने ध्यान में नहीं रखा। तो इस मिस कैरेज ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए आपको कंटेक्स्ट को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। आप कंटेक्स्ट कैसे चेंज होता है, कंटेक्स्ट आपने देखा ही होगा कि जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं या सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं, ये चेंज होती रहती हैं। इनफैक्ट दे इवॉल्व होती रहती हैं। सोसाइटी पहले किसी चीज को सही मानती थी आपके अपने लाइफ टाइम में, मैंने जो एग्जांपल दिया है तो आपकी लाइफ टाइम के बियॉन्ड है बिल्कुल। स्लेवरी तो 19वीं सेंचुरी में होती थी, 2000 साल पहले होती थी, सती भी आपका 200 साल पहले होता था। आप अपने लाइफ टाइम में देखिए कि सोसाइटी खुद क्या कहते हैं, सोसाइटी के कैसे वैल्यूज नॉर्म्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सही और गलत जो होता है वो चेंज होता रहता है। सोसाइटी क्या कहते हैं कई चीजों को सही मानती है, मतलब पहले गलत मान रही थी आज से 10 साल पहले 5 साल पहले, और उन चीजों को आप सही मानती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे कि आज पहले 10 साल पहले या 20 साल पहले आप देखोगे तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था इन लेबर फोर्स वो मिनिमम था। कई ऐसी जॉब्स थी जो वुमेन के लिए मानी ही नहीं आती थी। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बैट रोल्स इन डिफेंस फोर्सेस, ये सब आज की डेट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि वुमेन शुड बी रिक्रूटेड एज इन अ कॉम्बैट रोल इन आर्म फोर्सेस। तो वुमेन एज अ सोल्जर्स, वुमेन आपको एज अ फाइटर पायलट्स आज की डेट में मिल जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपने देखा ही होगा। तो ये सब चीजें सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं जेंडर इक्वालिटी को लेके, ठीक है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन को लेके। ये आपके लाइफ टाइम के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो ये लॉस को या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। सोसाइटी के एटीट्यूड्स चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ। सोसाइटी पहले किसी चीज को आज से 40 साल पहले चले जाओ तो पेड़ काटने को गलत नहीं माना जाता था। उस समय सही माना जाता था कि भाई पेड़ काट के यहाँ पे इंडस्ट्री बनेगी, डेवलपमेंट होएगा, अर्बन एरियाज आएंगे, क्या कहते हैं एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होएगा। लेकिन आज की डेट में आप पेड़ अगर काट रहे हो तो उसको गलत माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज एज अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल एथिक्स के अगेंस्ट कंसिडर किया जाता है इन सब चीजों को। तो जेंडर इक्वालिटी हो गई, या फिर इन्वायरमेंट के लिए जो आपका एटीट्यूड है, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, ये सारे टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। सोशल नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स टाइम के साथ बदल रहे हैं, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ही सही और गलत का कॉन्सेप्ट भी चेंज होता जा रहा है। उसके अलावा सोसाइटी का जो नॉर्म्स चेंज होते हैं वो क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि सोसाइटी का मॉरल एंड एथिकल प्रोग्रेस हो रहा है। मॉरल एंड एथिकल प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जब मॉरल और एथिकल प्रोग्रेस होता है, मतलब सोसाइटी में सही और गलत के लेके जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी प्रोग्रेसिव होती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखिए इंडिया के ही केस में, देखिए डेथ पेनल्टी। पहले डेथ पेनल्टी, मतलब डेथ पेनल्टी वाज यूज्ड टू बी गिवन इन अंडर वैरायटी ऑफ केसेस। लेकिन आज की डेट में जुडिशियल मतलब सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्प्रूडेंस क्या है, डेथ पेनल्टी कैन बी गिवन ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस।
तभी तो डेथ पेनल्टी को देखिए। अब हम लोग की एज अ सोसाइटी को देखिए। अब सोसाइटी अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हर बात पे क्या कहते हैं डेथ पेनल्टी देने लग जाएगी। रोज आप सुन रहे हैं कि चोरी भी कर ली तो भी डेथ पेनल्टी दे दिया, और क्या कहते हैं किसी को डकैती के लिए भी कर लिया। इनफैक्ट ये सब चीजें नहीं चलती आज की डेट में, मर्डर के लिए भी नहीं दी जाती है। इफ बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, अगर मर्डर भी बहुत हीनियस तरह से किया गया हो, टेररिज्म के चार्जेस पे दी जाती है। तो सोसाइटी का मॉरल प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। सोसाइटी की मोरालिटी जो है, कलेक्टिव मोरालिटी ऑफ सोसाइटी इज इंक्रीजिंग, इट्स प्रोग्रेसिंग टुवर्ड हायर वैल्यूज। तो ये सब चीजें हैं। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया मैंने आपको डेथ पेनल्टी बताई है। देयर इज अ डिक्रीजिंग एक्सेप्टेंस है टुवर्ड्स डेथ पेनल्टी इन इंडिया। तो उसके साथ साथ आपका कई राइट्स इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 21 है। तो आपने देखा होगा कि पहले आर्टिकल 21 को कैसे टाइम के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया है। पहले जो सिंपल जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्या लिखा था, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो उसका मतलब सिंपल है कि आपको कोई डिप्राइव नहीं कर सकता लाइफ को विदाउट ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, और आपकी पर्सनल लिबर्टी भी नहीं छीन सकता। लेकिन इस जो पर्सनल लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने और वेरियस कोर्ट्स ने बढ़ा दिया। तो ये भी सोसाइटी के प्रोग्रेस की वजह से हुई है, मॉरल प्रोग्रेस की वजह से हुई है। आपको सही पॉल्यूशन, मतलब ऐसी हवा में सांस लेना पड़ रहा है जो कि पॉल्यूटेड है, तो ये भी आपके राइट का वॉल्यूशन है, ठीक है। पुलिस आपको पकड़ेगी तो आपको मतलब हथकड़ी नहीं डाल सकती, ठीक है। आपको बाहर जाने से नहीं रोका जाएगा। ये सारी चीजें आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 का जो इवोल्यूशन हुआ है, ये भी इसके अंदर आप लिख सकते हो। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, नई टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी, वैसे वैसे सही और गलत के मायने भी बदलते जाएंगे। पहले जैसे पहले क्या माना जाता था, कि माना जाता था कि राइट टू प्राइवेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। बहुत ये हो गया कि आप अपने घर में हो तो क्या कहते हैं कोई आपकी बात सुनेगा तो वो गलत है। आज की डेट में जब से इंटरनेट आया है, जब से क्या कहते हैं सोशल मीडिया आया है, तो राइट टू प्राइवेसी के मायने भी चेंज हो गए। आज की डेट में अगर आपके व्हाट्सएप चैट्स को कोई पढ़ रहा है, गवर्नमेंट पढ़ रही है, जैसा कि हमने एडवर्ड स्नोडेन के केस में देखा, या फिर क्या कहते हैं आपके मेल्स कोई पढ़ रहा है, तो ये सब क्या है, आपके राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हम लोग सही और गलत के मायने भी चेंज होते जा रहे हैं। क्या राइट्स है, क्या सही है, क्या आपको मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, क्या चीज आपसे गवर्नमेंट ले सकती है, क्या चीज गवर्नमेंट आपसे छीन सकती है। अगर आपकी गवर्नमेंट जो है, अगर वो क्या कहते हैं आपके कॉल्स को इंटरसेप्ट करती है या आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट करती है, तो इट कैन बी डन ओनली अंडर वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस सच एज नेशनल सिक्योरिटी, एंड दैट टू फॉर लिमिटेड पीरियड, ठीक है। वो ऐसा नहीं अनलिमिटेड पीरियड के लिए क्या कहते वो नहीं कर सकती, पूरा प्रोसीजर बना है कि सेक्रेटरी जो है होम होम डिपार्टमेंट के या होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, वो इसको सैंक्शन करेंगे, फिर आपका 10-5 दिन के लिए आपका इंटरसेप्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका आजीवन गवर्नमेंट आपका इंटरसेप्ट करती रहे और पढ़ती रहे। तो ये जो सब चीजें हैं, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है, एआई आ गया है, तो एथिक्स इन एआई की आपने देखा होगा, एथिक्स भी डेटा पे ट्रेंड होता है। फिर एथिक्स क्या है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा ही होगा कि एथिक्स अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग विच मिमिक्स ह्यूमन कॉग्निशन। जैसे हम लोग की सोचने की क्षमता होती है, वैसे ही क्या कहते हैं इस एआई के पास भी होती है। तो लेकिन एआई को ट्रेंड किया जाता है एक डेटा सेट पे, और अब वो डेटा सेट ही बायस्ड है किसी पर्टिकुलर डेमोग्राफी के लिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो बायस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एआई अभी कुछ दिन पहले बनाया गया था, तो उसने ब्लैक पीपल के लिए अपने आप ही गलत वर्ड, जिसको हम लोग रोजमर्रा की भाषा में नहीं यूज करते, विच इज कंसिडर्ड एज
अब्यूजिव और ऑफेंसिव, उसको उसने अपने आप ही पिकअप कर लिया डेटा से और यूज करना शुरू कर दिया फॉर ब्लैक अमेरिकन। तो ये जो है, जैसे, तो उसने भी गलत किया ना, जो हम नहीं कर सकते वो हमारी बनाई मशीन भी नहीं कर सकती। तो जैसे एआई चेंज हो रहा है, जैसे मतलब नई टेक्नोलॉजी आ रही, एआई हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये जो आपके नए नए राइट्स इवॉल्व हो रहे हैं, या फिर नए नए सही गलत जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व हो रहा है, डिजिटल सर्वेलेंस एंड राइट टू प्राइवेसी। ये हो गया आपका। फिर लॉज भी चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ। लॉज भी चेंज होते रहते हैं, जुडिशरी या आपकी पार्लियामेंट ये लॉज को चेंज करती रहती है, और जैसे लॉज चेंज होते रहते हैं, सही और गलत के मायने बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल आपने ये वाला केस बहुत सुना होगा, बहुत फेमस हुआ है, ट्रिपल तलाक का जो केस था। ट्रिपल तलाक एक प्रैक्टिस होती है अमंग मुस्लिम्स, जहां पे 3 बार तलाक बोलो कॉन्सिक्यूटिवली, तो अब वाइफ गेट डिवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड, ठीक है। लगातार हस्बैंड 3 बार कॉन्सिक्यूटिवली, इफ हस्बैंड अटर दीज वर्ड्स, तो वो वाइफ एंड हस्बैंड गेट सेपरेटेड, दे गेट डिवोर्स। इसको सही माना जाता था, ठीक है। इसको मुस्लिम पर्सनल लॉस के अकॉर्डिंग इसको इट वाज कंसिडर्ड एज अ जस्ट, इट वाज कंसिडर्ड एज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनल लॉस। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वर्डिक्ट दिया, और अल्टीमेटली क्या हुआ, ट्रिपल तलाक जो है वो इट वाज प्रूवन टू बी अनजस्ट। तो ये कुछ चीजें थी कि मतलब आपको लगातार क्यों कंटेक्स्ट की स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, क्यों आपकी नजर में कंटेक्स्ट रहना चाहिए, अदरवाइज देयर वुड बी अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। यही 3-4 रीजन हमने पढ़े, इसमें आप और भी लिख सकते हो। लेकिन जैसे इवॉल्विंग सोशल नॉर्म्स हो गया आपका, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मॉरल प्रोग्रेस सोसाइटी, ठीक है, चेंजिंग लॉज, तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं, ये भी इनके साथ सही और गलत के मायने बदलते रहते हैं टाइम टाइम पे। तो ये, अब हम लोग जब डिस्कस करने आए थे पूरा क्वेश्चन, तो हम लोग ने ये पूरा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले हम लोग ने बोला था कि हम लोग डिस्कस करेंगे कंटेंट, कि क्या लिखा जाए इसके अंदर। तो ये सब जो चीजें थी, ये कंटेंट था, कि आपके पास अब कंटेंट बन के तैयार हो गया है लिखने के लिए, कि अब आपको बस खाली लिखना है। तो ये जो कंटेंट है, इसको हम लोग ने अब 2 पेज में इसको समेटना है, अपना आंसर बनाना है। तो कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले जरूरी है कि मैटर हो, तो ये मैटर हम लोग डिस्कस कर लिया कि मैटर, आप क्वेश्चन पूछा गया कुछ और लिख दोगे कुछ और, तो नंबर मिलेंगे 0। तो इसलिए कंटेंट पे हम लोगों ने पहले फोकस किया, कंटेंट के बाद अब आते हैं हम लोग आंसर की फॉर्मेटिंग पे, कि इस कंटेंट को 2 पन्ने में या लिमिटेड वर्ड्स में कैसे समेटा जाए। तब कोई भी आंसर होगा, सबसे पहले क्या लिखोगे उसमें, एक इंट्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन ने शुरुआत में ही पूछा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इज कंटेक्चुअल, तो आपको इससे एग्री करना ही पड़ेगा कि हाँ कंटेक्चुअल है। ये हम लोग ने इतना जो पढ़ा उसमें प्रूफ कर दिया गया कि जो सही और गलत का जो कॉन्सेप्ट है वो कंटेक्चुअल होता है, वो कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ही यही है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, तो एक मिनट, जो इस तरह से लिख सकते हो, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, ऑफ जस्टिस वेरीज अकॉर्डिंग टू context such as time, culture and
पर्सपेक्टिव 5 हम लोग डिस्कस किए थे। आप इंट्रो में केवल 3 ही लिखो, 2 लिखो, ताकि आप एग्री कर रहे हो कि हाँ ऐसा होता है कि जस्टिस जो है वो क्या कहते हैं वेरी करता है, और उसका जो इंटरप्रिटेशन है और उसका जो एप्लीकेशन है वो आपका कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। और उसमें कंटेक्स्ट में आपने बता दिया, कल्चर हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया, और आपका हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस हो गए। जो 4-5 हम लोगों ने पढ़े थे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद जब आप बॉडी पे आओगे, तो बॉडी में हम लोग ने जो एक हेडिंग डालोगे आप कि कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इस तरह से एक हेडिंग बनाओगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू। और फिर जो भी हम लोग ने डिस्कस किया है, ठीक है, आप क्वेश्चन में क्या बोला गया, सब्सटैंशिएट योर, जो भी आप लिखोगे सब्सटैंशिएट दैट विद एग्जाम्पल्स, कि एग्जाम्पल्स के साथ उसको सब्सटैंशिएट करो। तो एग्जाम्पल हम लोगों ने भर भर के डिस्कस कर लिए हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, कल्चरल कंटेक्स्ट, ये सब क्या कहते हैं हम लोगों ने बताया। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, सिचुएशनल कंटेक्स्ट, जो 5 हम लोग, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, ठीक है, और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया है विद एग्जाम्पल्स। तो यही 4-5 जो कंटेक्स्ट हैं आपको डिस्कस कर लेने हैं यहाँ पे विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक एक लाइन में एग्जाम्पल्स देना है और बता देना है कि कैसे कल्चर के अकॉर्डिंग, कैसे इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, कैसे टाइम के अकॉर्डिंग, कैसे मतलब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही और गलत चेंज हो रहा है। तो ये आपने एक बार लिख लिया। फिर आप जब नेक्स्ट पार्ट पे आओगे तो आपको ये लिखना है कि क्या पूछा गया था, कि आपको कंटेक्स्ट को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस ना होने पाए। तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि इसमें कि जो कंटेक्स्ट है इट शुड बी, मतलब इट्स क्रिटिकल या इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉन्स्टेंटली स्क्रूटनाइज द कंटेक्स्ट सो दैट टू प्रिवेंट एनी मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, ताकि वही जो स्टेटमेंट में दिया गया एज इट इज स्टेटमेंट आप लिख दो एक 1 लाइन के रूप में, ताकि जो पार्ट 1 है आपका और पार्ट 2 है दोनों कनेक्ट हो जाए। आपके आंसर क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक इन्होंने ये पूछा है स्टेटमेंट, और दूसरा यहाँ पे से पूछा है कि ये स्टेटमेंट दिया है। तो ऑब्वियसली जब कोई स्टेटमेंट दिया होता है तो आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके ही अपना इंट्रोडक्शन बनाना होता है। वो हम लोग ने बना लिया। अब ये सेकंड पार्ट है आपका क्वेश्चन का, यहाँ से आपका सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है चेंजिंग कंटेक्स्ट से। तो कि कैसे कंटेक्स्ट को हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो कंटेक्स्ट क्यों चेंज होता है वो सारी भी हम लोग ने बातें पढ़ ली, कि मतलब लॉस चेंज होते हैं, और आपका सोशल वैल्यूज चेंज होती हैं, सोशल नॉर्म्स चेंज होते हैं, सोसाइटी की मॉरल प्रोग्रेस होती है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है सोसाइटी की। उस कारण से सोसाइटी कंटेक्स्ट चेंज होता रहता है एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर ही। तो वो सारे 4 जो आपने लिखे थे वो आपको लिखना है, और वो जो 4 आपने लिखे थे वो यहाँ पे ऐसे लिख देने हैं, 3-4। उसके बाद आपको फाइनली कंक्लूजन पे आना है, ठीक है। आपने आंसर लिख लिया, आपको अब कंक्लूजन पे आना है। कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है तो उसको ध्यान में कैसे रखोगे ताकि मतलब कोई जस्टिस इनजस्टिस ना होने पाए। तो उसके लिए आप बताओगे, कुछ वे फॉरवर्ड बताओगे। तो उसमें वे फॉरवर्ड में आप बता सकते हो कि अगर कोई आउटडेटेड लॉ है, आउटडेटेड लॉस नीड टू बी रिपील्ड। कोई ऐसा लॉ है जिसकी आज की जरूरत नहीं है, ठीक है, और वो लॉ क्या कहते हैं आपका ऐसा है कि वो उसने बता रखा है कि स, आ, इस ये काम के लिए ये सजा है, लेकिन सोसाइटी आगे बढ़ चुकी है, सोसाइटी अब उस चीज को गलत नहीं मानती है। तो आप क्या कहते हैं उस चीज को,
उसको आउटडेट करना पड़ेगा, उसको मतलब रिपील करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो होमोसेक्सुअलिटी का जो लॉ था, ठीक है, आर्टिकल सेक्शन 377, उसमें होमोसेक्सुअलिटी को गलत माना गया था, लेकिन जुडिशरी ने उसको चेंज कर दिया। सोसाइटी भी अब आगे चेंज कर दी है, सोसाइटी होमोसेक्सुअलिटी को गलत नहीं मानती है, सेम सेक्स मैरिज को गलत नहीं मानती है। तो आपको भी क्या कहते हैं, बस आउटडेटेड लॉस को रिपील कर देना चाहिए, और जो भी नए लॉ बना रहे हो, दे शुड बी ट्यून्ड अकॉर्डिंग टू द दे शुड बी ट्यून्ड अकॉर्डिंग टू द इवॉल्विंग सोशल नॉर्म्स। वो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बनाए जाने चाहिए, ठीक है। जुडिशरी को क्या कहते हैं, ये तो काम पार्लियामेंट का हो गया, और जुडिशरी को भी लॉस को लगातार इंटरप्रेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सोशल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, अगर पार्लियामेंट किसी लॉ को रिपील नहीं कर रही है, किसी लॉ को मॉडिफाई नहीं कर रही है, तो जुडिशरी को अपनी तरफ से उसका इंटरप्रिटेशन चेंज कर देना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि सोसाइटी के अंदर, जैसे आर्ट आपका सोसाइटी किसी चीज को गलत मानती है, किसी चीज को गलत नहीं मानती, उसको देख के चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस क्या है? विशाखा गाइडलाइन की जैसे जैसे वुमेन्स का आपका वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा वर्कफोर्स के अंदर, तो ये चीज देखी गई कि वुमेन का सेक्सुअल हैरेसमेंट भी बढ़ गया एट इन ऑफिसेस या फिर एट वर्क प्लेसेस। तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई, जिसका नाम था विशाखा गाइडलाइंस, जिसके बेसिस पे आपका प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट आया। तो वो चीजें क्या कहते हैं कि अगर लॉ, पार्लियामेंट अपनी तरफ से कोई लॉ को नहीं चेंज कर रही है, और कोई कोई नया लॉ नहीं लेके आ रही सोसाइटी के अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोसाइटल नीड्स और अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स, तो जुडिशरी को क्या कहते हैं, अपनी तरफ से जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करना चाहिए और उनको नए मीनिंग देने चाहिए। एग्जाम्पल विशाखा गाइडलाइन की हम लोगों ने बात कर ही ली। उसके अलावा हम लोगों ने भी बात की थी कि जिस सोसाइटी का मॉरल प्रोग्रेस हो रहा है, सोसाइटी इस समय इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुकी है। वो कोई भी ऐसी चीज को क्या कहते हैं नहीं एक्सेप्ट करती जिसको इन्वायरमेंट को हार्म करके, इन्वायरमेंट को परेशान या इन्वायरमेंट का कोई डिस्ट्रक्शन करके जिसको ऑब्टेन किया गया है, ठीक है। तो फिर जुडिशरी ने इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए क्या क्या कई ऐसे जजमेंट सुनाए जहां पे उन्होंने रिवर्स हो गई या फिर इकोसिस्टम्स हो गई या कोई इन्वायरमेंटल एंटिटीज को लीगल स्टेटस दे दिया। जैसे यमुना, गंगा को लीगल स्टेटस दिया गया। ये लीगल स्टेटस किसके पास होता है? अदरवाइज इंडिविजुअल्स के पास होता है। या तो इंडिविजुअल्स के पास होगा, या लीगल पर्सन कंपनी वगैरह के पास होगा, कि आप जो है लीगल पर्सन होने का मतलब है कि यू आर केपेबल टू सू और बीइंग सूड। आप किसी के ऊपर केस कर सकते हो या फिर कोई आपके ऊपर केस कर सकता है। ये लीगल पर्सन की मतलब एबिलिटी होती है। तो ये अब ऑब्वियसली रिवर तो कहीं जाके या माउंटेन तो कहीं जाके किसी के ऊपर केस करेगा नहीं, या कोई उसके ऊपर केस करेगा नहीं। लेकिन देखा कि जब रिवर्स को इतना ज्यादा पॉल्यूट किया जा रहा है, गंगा यमुना ऐसी रिवर्स को, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, लीगल स्टेटस दे दिया कि वो भी एक लीगल पर्सन है। अब वो भी किसी के जो भी उनको पॉल्यूट कर रहा है, या जो भी क्या कहते हैं उनको डैमेज, नुकसान पहुंचा रहा है, उनके बिहाफ पे कोई केस कर सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ऐसे ही पॉसिबल है क्योंकि सोसाइटी का जो मॉरल प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ चुका है, सोसाइटी के नॉर्म्स आगे बढ़ चुके हैं। सोसाइटी पहले किसी चीज को नहीं, पहले तो क्या कहते हैं कुछ भी फेंक दो, क्या कहते हैं नदी में, सब सही, सब चलता था, ठीक है, कि मतलब कुछ भी नदी में फेंका जा रहा है, सब चीज को बोला जाता है कि गंगा हर चीज को अपने अंदर समेट लेती है, पर ऐसा नहीं है। बाद में लोगों ने देखा कि गंगा भी पॉल्यूट होती हैं, तो उसके आधार पे क्या कहते हैं आपके इस तरह के जजमेंट आए जिसमें लीगल स्टेटस दिया गया रिवर्स या फिर अदर्स आपके इन्वायरमेंटल एंटिटीज। ये जो इस टाइप के जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये आपको इंडिया में थोड़ा सा कम, लेकिन बाकी और कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड वगैरह में क्या कहते हैं बहुत देखने को मिलेगा। वहां वोल्केनोस को भी क्या कहते हैं आपके लीगल स्टेटस दिया जाता है, रिवर्स को भी लीगल स्टेटस दे दिया जाता है। फिर और क्या हो सकता है इसमें? पब्लिक एक्टिविज्म। पब्लिक को खुद क्या कहते हैं ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चीज कैसे कंटेक्स्ट चेंज हो गया, और जो चीज पहले गलत थी
वो अब सही हो गई है, या फिर जो चीज पहले गलत थी, वो क्या, जो चीज पहले सही थी वो आज की डेट में गलत होगी। तो पब्लिक को अपनी तरफ से भी अवेयर रहना पड़ेगा, पब्लिक को अपनी तरफ से भी एक्टिविज्म करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2013 का गैंग रेप केस हुआ था, उसके बाद पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया ऑन लार्ज स्केल। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि रेप की डेफिनेशंस और उसके अलावा दूसरे अदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट्स को इंक्लूड किया गया लॉ के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले गैंग रेप की कोई डेफिनेशन नहीं थी, अब गैंग रेप को भी इंक्लूड किया गया। रेप की डेफिनेशन बढ़ा दी गई कि मतलब रेप नॉट ओनली इंक्लूड पेनिट्रेटिव असॉल्ट बट ऑल्सो इंक्लूड अदर काइंड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट्स। और कई टाइप के नए 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 आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन ऐड किए गए, जैसे वोयरिज्म। वोयरिज्म का मतलब होता है कि किसी भी लेडी का पीछा करना, अननेसेसरी उसको पीछा करना फॉर फॉर अनड्यू एडवांसेस, ठीक है, फॉर सेक्सुअल फेवर्स, उसलिए उसको परेशान करना। तो ये वोयरिज्म जो था ये पहले लॉ में नहीं था, ठीक है, इसकी कोई सजा नहीं थी अगर आप इस तरह से किसी को परेशान करोगे। वोयरिज्म किसी लेडी को तो कोई सजा नहीं थी, आप किसी को परेशान कर रहे हो, कोई जैसे दिखाते हैं ना कि कोई कहीं जा रही है लेडी उसके पीछे लगे हुए हैं, तो ये इसके लिए कोई सजा नहीं थी। लेकिन वोयरिज्म को ये एक नया टाइप का ऑफेंस ऐड किया गया और इसमें इसको एक टाइप का पनिशमेंट के रूप में बना दिया गया वोयरिज्म को। तो ये सब चीजें, ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? पब्लिक एक्टिविज्म की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो ये आपका कंक्लूजन जो है वो इस लाइन पे होना चाहिए, ठीक है, कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए कंटेक्स्ट को, तो कंटेक्स्ट क्यों चेंज होता है, लेकिन हम लोगों को क्या कहते हैं, कैसे इस चीज को ध्यान दे देना चाहिए। लॉस, अगर सोसाइटी का प्रोग्रेस हो गया है तो लॉस को चेंज कर देना चाहिए। जुडिशरी को जो एग्जिस्टिंग लॉस का नया इंटरप्रिटेशन देना चाहिए। पब्लिक को खुद अवेयर रहना चाहिए, पब्लिक को खुद एक्टिव रहना चाहिए। तो इस तरह से क्या कहते हैं, आप अपना आंसर लिख सकते हो। अब फाइनली आते हैं कि पेज में कैसे आप अपना आंसर लिखोगे। तो ये आपका पेज है, एक ये मिलता है, एक ये मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखोगे जो मैंने बताया है, या उसी लाइन पे कुछ भी, कि हाँ, जब जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का और जस्ट अनजस्ट का, वो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। और कंटेक्स्ट क्या होता है, आपका टाइम होता है, कल्चर होता है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है। और उन्हीं सब चीजों को आप यहाँ पे एक हेडिंग लिखोगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट, और सच एज कंटेक्स्ट जो आपने लिखे थे हिस्टोरिकल कल्चर। अगर ये क्या कहते हैं आपके पास जगह नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप इसको सिंपली क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे अ, ऐसे डायग्राम फॉर्म में भी कर सकते हो आप इसको। आप इसको सिंपल डायग्राम फॉर्म में भी ऐसे कर सकते हो। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एक एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को दे दिया स्लेवरी वगैरह। कल्चरल कंटेक्स्ट होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स मैरिज का आपने दे दिया। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। सिचुएशनल कंटेक्स्ट, जो भी हम लोग डिस्कस किया था वो सब यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन विद एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गया है विद एग्जाम्पल। तो ये आपने लिख लिया। हाँ, अरे ज्यादा ऐड हो गए तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया, या तो ये वर्ड फॉर्म में या पैराग्राफ फॉर्म में इधर लिख लिया। नहीं, अगर इसकी जगह नहीं हो पा रही है तो आप वो इस तरह का डायग्राम जो आप हमने बनाया है उस तरह का डायग्राम के थ्रू भी आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। फाइनली आएंगे कि क्यों हम लोग को
चेंजिंग कंटेक्स्ट को ध्यान में रखना चाहिए। और क्यों कंटेक्स्ट चेंज होता रहता है, उसके लिए एक छोटी सी हेडिंग डाली कि कंटेक्स्ट ऑफ अ सोसाइटी या कंटेक्स्ट चेंजेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। और एक चीज जो मैं फिर से बोल रहा हूं कि सब हेडिंग फॉर्म में लिखोगे, ये आपकी मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। इवॉल्विंग सोशल नॉर्म्स, ठीक है, चेंजिंग लॉज, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, और आपका मॉरल प्रोग्रेस। ऐसे लिए यहाँ पे लिखा, कुछ आपने एग्जाम्पल लिखा बढ़िया सा, लेकिन एग्जाम्पल भी आपका अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो सारे अंडरलाइन होने चाहिए। और फाइनली यहाँ पे जब कंक्लूजन में आओगे तो लिखोगे कि कैसे जो कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है उसको हम लोग को कैसे ध्यान में रखना चाहिए। और वो आप अपने कंक्लूजन में आप लिखोगे कि आइडिया ऑफ जस्ट और अनजस्ट इज नॉट फिक्स्ड बट इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द time, culture, individual perspective, and we need some mechanism for scrutinizing the context and adapting according to the change। और उसमें वो जो तीन हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो सब कि change, outdated laws should be repealed and new laws should be formed according to the evolving social norms। Judiciary should be active, and by जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। तो मतलब जुडिशरी जो है वो एग्जिस्टिंग लॉज को इंटरप्रेट करे। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज शुड बी इन लाइट ऑफ इवॉल्विंग सोशल नॉर्म्स एंड मॉरल वैल्यूज। फिर फाइनली आप जो आपका तीसरा मैंने किया था वो क्या था, पब्लिक एक्टिविज्म। पब्लिक शुड इटसेल्फ बी अवेयर एंड शुड इटसेल्फ बी एक्टिव इनफ टू should be active enough to inculcate these changing context। अब पब्लिक खुद भी क्या कहते हैं, अब कंटेक्स्ट जो चेंज हो रहा है उसके लिए अवेयर रहे खुद, उसके लिए मतलब इतनी ज्यादा सक्षम रहे कि वो जो चेंज लाना चाहती है वो पब्लिक एक्टिविज्म के थ्रू उसको ला सके। बस खाली इतना लिख के, और ये इसलिए जरूरी है टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर एंड टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल सेक्शंस। लास्ट में इस तरह से जोड़ के आप अपना कंक्लूजन फाइनली लिख दोगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसके साथ ही ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पूरा क्वेश्चन, इसको रैप अप करते हैं, इसको खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।